हेलो डीआर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अब मैं यहाँ पर फिर से मैथ की क्लास में हाजिर हुआ हूँ। हमारी मैथ की क्लास पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वो नंबर सिस्टम के बारे में चर्चाएं हो रही थी और नंबर सिस्टम में भी हमारा जो पॉइंट था वो चल रहा था क्या, नेचुरल नंबर का सम, यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का योग। तो मैंने प्राकृत संख्याओं का योग बता दिया स्टार्टिंग से हम कैसे निकालते हैं, उसके बाद बीच में से अगर आप प्रश्न आ जाता है तो कैसे निकालते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था, जो सदाबहार मैंने सूत्र बताया था। वो सूत्र हमारा ये था कि प्रथम संख्या, आपने लिख लिया होगा पिछली क्लास में, कि प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या बटा में 2 इंटू कुल संख्या। इस सूत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं। देखो हमने बताया था कि ये सूत्र हमारा बीच में से भी लग जाएगा। देखो जो प्राकृत संख्याओं के योग का जो सूत्र था n प्लस 1/2, वो तो केवल जब लगता है जब हमारी संख्या स्टार्टिंग से हो। अगर सवाल बीच में से पूछ ले, कहीं पर गुणज का पूछ ले, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने एक सूत्र ये बता दिया कि ये सूत्र हमारा प्राकृत संख्याओं में भी लग जाएगा। अब चाहे वो बीच में से स्टार्ट हो चाहे स्टार्टिंग से स्टार्ट हो। उसके बाद में ये हमारा ओड नंबर में भी लग जाएगा। ओड नंबर बोले तो यानी कि विषम संख्याओं में भी लग जाएगा। उसके बाद हमारा ये सम संख्याओं में भी यानी कि इवन नंबर में भी लग जाएगा। और उसके बाद ये मल्टीपल यानी कि गुणज में भी लग जाएगा। जैसे 3 का गुणज क्या होगा, 3 के 9 गुणजों का योग क्या होगा, इस तरह के सवालों में भी ये सवाल यानी कि सूत्र लग जाएगा। क्लियर? तो आगे हम अपने पॉइंट को बढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ पर एक प्रश्न लिखवा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन हमारा ये है, 3 के प्रथम 9 गुणजों का योग क्या होगा। 3 के प्रथम 9 गुणजों का योग क्या होगा। तो मुझे एक बात बताइएगा, 3 का प्रथम गुणज क्या होता है 3, द्वितीय गुणज क्या होगा 6, तृतीय क्या होगा 9 और लास्ट 9वां गुणज क्या होगा 27। तो आप मुझे ये बताओ, इनका योग अगर हमें करना है तो मैंने अभी आपको एक सूत्र बताया था कि जब भी कभी गुणज का या सम का, विषम का या प्राकृत संख्याओं का योग निकालना तो एक सूत्र काम में ले लो, प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या बटा में 2 इंटू कुल संख्या। अब कुल संख्या कितनी है, जितने गुणज पूछे। अगर 12 गुणज पूछता तो 12 संख्या लेते, 10 गुणज पूछता तो 10 संख्या लेते। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर इसको हल करोगे तो पहले यहाँ पर इसको ऐड करो, 30 बटा में कितना 2 इंटू कितना है 9, यहाँ से इसको डिवाइड करा है तो 15 आया और 15 नम्मा 135, यानी कि इस सवाल का जो आंसर होगा 135 होगा। बोलो क्लियर है, कोई डाउट? अब अगली हेडिंग डालें, लिखिएगा n लगातार, पॉइंट नंबर दूसरा है हमारा, दूसरा तीसरा जो भी, n लगातार सम संख्याओं का योग, सम ऑफ n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। लगातार, क्रमागत, एक ही मतलब है। तो बताइए इनका जो योग है उसका जो सूत्र है मेरे भाई, सम बराबर यानी कि योग बराबर होता n प्लस में 1, n प्लस में 1, जहां n जो है एक, जहां n बराबर में कुल सम संख्या, n बराबर में कुल सम संख्या। देखो जैसे मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम 1 से लेकर 10 तक की टोटल संख्या लिखें तो ये प्राकृत संख्या तो 10 हो गई, लेकिन इन 10 में आधी तो सम होती हैं और आधी क्या होती हैं, विषम। तो आपको आधी संख्या रखनी है इसके अंदर। क्लियर है?
लेकिन ये जो आधा आधा का सिस्टम है ना, ये ओनली तभी हटे, यानी कि इस तरह से आधी आधी तभी बटेंगी जब यहाँ पर लास्ट में क्या हो, कि विषम हो, सम संख्या हो। अगर मान लो तुम पूछो मुझसे गुरुजी 1 से लेकर 19 तक कितनी तो सम है, कितनी विषम है, तो मेरे भाई यहाँ से आधी आधी नहीं होंगी। कभी आप 9.5 कर दोगे, नहीं, जो भी आधी आधी होती है किसी भी संख्या का तो वो होगी किसी सम संख्या से। तो यहाँ तक यानी कि 18 तक 9 सम और 9 विषम। अगर इसमें 1 से 19 तक में विषम पूछे तो ये एक और बढ़ जाए, क्योंकि 19 भी तो एक विषम है, तो विषम तो इसमें 10 होंगी और सम संख्या इसमें 9 होंगी। तो आप ध्यान रखना थोड़ा सा ऐसी इन पॉइंटों को। अब यहां पर आपसे जैसे सवाल पूछ ले तो सवाल हमारा पहला क्या बनता है, क्वेश्चन लिखेगा 1 से 100 तक लगातार सम संख्याओं का योग क्या होगा। सम संख्याओं का योग क्या होगा, होगा या क्या होगा। 1 से 100 तक लगातार सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो अगर आप बात करो सबसे पहली संख्या कौन सी है, 2 है, अंत यानी कि उसके अगली कौन सी है, उसके बाद में लास्ट की संख्या कौन सी हो गई। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अगर सूत्र के अकॉर्डिंग बात करें तो हमने ये कहा था कि इसमें से आधी आधी कर लो, तो n की वैल्यू यहाँ पर कुल सम संख्याएं कितनी आएंगी, 50। बोलो आएंगी कि नहीं आएंगी। तो यहाँ पर आगे अगर सवाल को हल करते हैं तो सूत्र क्या कहता है, n प्लस में 1, n का मान 50 आ गया, n प्लस 1 कितना आ गया, 51। और मैंने आपसे कहा जब इनको मल्टीपल करोगे तो इस एक को छोड़ो, 50 × 50 करते हो तो 2500 आता है, एक बार और करोगे तो इसकी वैल्यू आई 2550। बोलो क्लियर है, कोई डाउट है। और अगर हम मेरे भाई अगर हम बात करें बीच में से सवाल आ जाए, या मैंने कहा था कि आपको अगर कोई सवाल बीच में से पूछ ले, या आपके सम का हो, विषम का हो, प्राकृत का हो, तो एक सूत्र बताया था मैंने डायरेक्ट कि प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या बटा में 2 × कुल संख्या। अब बताओ 100 तक कितनी सम संख्या होती हैं, 50। 100 मत लिखना यहाँ पर कि टोटल संख्या है 100, तो जिनमें आधी सम भी तो वो विषम भी तो हैं। तो आप इसको हल करोगे तो ये 2 से 2 भी मत काट देना। देखो ये भी बच्चे ध्यान रखना, बहुत से बच्चे जिनका बेसिक कमजोर है वो क्या करते हैं कि 2 से 2 काट देते हैं, फिर बच जाता है यहाँ पर क्या, एक ये बच गया 100। नहीं, ये गलत है। पहले आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले इसको, हाँ देखो मल्टीपल वाले को काट सकते हो, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ सबसे पहले इसको सॉल्व कर लिया करो। तो ये वैल्यू आई कितनी, 102 आई। अब काट सकते हो आप, और यहाँ पर आपके पास में 50 है, यहाँ से काटा 51, 51 × 50 करोगे तो इसकी वैल्यू आई कितनी, 2550। उतारिएगा। अब ये जो सूत्र है हमारा ये वाला, चाहे इसको बीच में से लगाओ चाहे स्टार्टिंग से लगाओ, कहीं से भी लगाओ, लेकिन अगर मान लो कि इस सवाल की बजाय अगर बीच में से सवाल पूछ ले तो मेरे भाई आपको वहां दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहां पर फिर आपको यानी कि सूत्र से आपको 2 बार करना पड़ेगा वो सवाल। एक सवाल लेते हैं ऐसा भी। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ये है 51 से 100 तक, 51 से 100 तक लगातार सम संख्याओं का योग क्या होगा। सम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए अब हमें 51 से 100 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है, तो मुझे एक बात बताओ, सम की बात है, ये तो रेंज दे दी हमें सवाल की, तो पहली सम कौन सी आएगी, बोलो। पहली सम आएगी आपके पास में 52। मुझे आगे बताइएगा अंतिम संख्या कौन सी आएगी, 100 आएगी, बोलो आएगी कि नहीं आएगी। और बटा में कितनी आएगी, 2 × कुल संख्या निकालो कितनी आएगी। अब कुल संख्या यहाँ पर आप ऐसा मत करना कि 100 में से आधा आधा कर दोगे, नहीं, क्योंकि 50 तक तो हमारे पास है ही नहीं। तो 50 तक में यानी कि 100 तक में अगर आपकी 50 होती हैं तो 50 तक में 25 तो चली जाएंगी यहाँ से, तो यहाँ पर बचेंगी कितनी आपके पास में 25। अब यानी वो सम संख्या बचेंगी,
बोलो, अरे 52 से स्टार्ट होंगी तो 100 तक में 50 के, मान लिया कि 50 संख्या है, 50 में अब आधी आधी करोगे, और जब आधी आधी करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी 25। इनको आप ऐड करोगे तो 152 आएगा, और 152 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में कितना आएगा 76 आएगा। तो यहां से आया 76 यानी कि 76, और आप इसको मल्टीपल करोगे तो 25 की 150, 15 हासिल आई, 25 सत्ता 175, और 15 कितने होते हैं 190। तो इस सवाल का जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 1900। बोलो क्लियर, कोई डाउट उतार लेना। तो हमारी प्राकृत संख्या हो गई हैं। एक बार मैं आपको प्रॉपर वे में थोड़े से नोट्स बनवा देता हूं, फिर इनके आपको मैं सवाल करवाऊंगा, अच्छे अच्छे सवाल प्राकृत के भी करवाऊंगा, सम के भी, विषम के भी, अभाज्य संख्याओं के। अभी हमारे ख़त्म नहीं हुए, एक बार नंबर सिस्टम जब ख़त्म हो जाएगा तो करीब करीब मैं आपको 2020 तक के लगभग 15 से और 20 तक के 5-6 सालों के मैं पेपर उठाऊंगा, और उन 5-6 सालों में जो अच्छे अच्छे प्रश्न हमारे आए होंगे उन प्रश्नों को मैं आपको 100% कराऊंगा इस पर। क्लियर, उतार लिया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखें। देखो एक सवाल और पूछ लेता हूं आपसे, कभी बच्चे इसमें कभी डाउट मत करना, कभी ऐसा सवाल दे दिया तुम्हें -2, -4, -6, माइनस डैश 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 माइनस के यहाँ पर लिख दिए 50 का सम पूछ लिया, का यानी कि योग पूछा है, तो आप कहोगे गुरुजी ने माइनस का कभी कराया नहीं है। तो देखो इन प्रश्नों में हालांकि ऐसा नहीं आता है, फिर भी कभी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। मैं कहता हूँ सब में से माइनस को कॉमन ले लो, जब कॉमन लोगे तो आपके पास में 2 + 4 + 6 प्लस में डैश 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 प्लस 50 ये तो बनेगा। बोलो भाई, कोई डाउट? तो अब मुझे एक बात बताओ, आप छोड़ो इसको तो जानते हो, ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई पूरी, तो आप इसको क्या करोगे n+1 कर लो चाहे तो, क्योंकि स्टार्टिंग से शुरू है, और चाहे आप प्रथम प्लस अंतिम कर करो, एक ही मतलब है। तो यहाँ पर आप करोगे तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आएंगी 25 आएंगी। तो यहाँ बोलो क्या लिखोगे 25 × 26 n+1। तो आप मुझे बताओ इसको जब गुणा करोगे तो 25 25 625, और 25 कितने हो गए 650, और ये किसकी वैल्यू है माइनस की, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 650। बोलो कोई डाउट? क्लियर? अभी एक हमारे सवाल पूछा गया था जिसमें एक प्लस कर रहा था, एक माइनस कर रहा था, एक प्लस एक माइनस है। अभी मैं आपको क्या है कि पहले विषम का पॉइंट पढ़ा देता हूँ, फिर वो सवाल भी मैं लूँगा। एग्ज़ाम में जो जो हमारे सवाल पूछे गए हैं और जो आगे आने की संभावना बनेगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सबको लेके चलूँ। क्लियर? हेडिंग लगाओ आप, n लगातार विषम संख्याओं का, n लगातार विषम संख्याओं का योग, सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो देखो विषम संख्याओं का जो योग है, इनका योग होता है n², जहां n बराबर कुल विषम संख्या, यानी कि कुल ऑड नंबर्स, जहां n बराबर कुल विषम संख्या। अब एक दो सवाल अपन इस पर आधारित कर लेते हैं, फिर मैं आपको पिछले 2-3 सवाल, जब हमारे 2-3 पॉइंट बने हैं, इन नियमों को इकट्ठा करूंगा और 2-3 सवाल आपको लिखवाऊंगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऐसे हमारे योग के 6 पॉइंट हैं, इन 6 पॉइंटों को मैं कवर कराऊंगा नंबर सिस्टम के अंदर। फिर हमारे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय अपरिमेय संख्या जो आएंगी वो सारी संख्या पढ़ाऊंगा। लिखेगा क्वेश्चन,
1 से 100 तक, 1 से 100 तक लगातार, 1 से 100 तक लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 100 तक लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा? या मेरे भाई ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, मैथमेटिकल यानी कि जो गणितीय रूप में लिखेगा तो वो इस तरह से लिखेगा, यहाँ पर डैश 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 करके यहाँ पर लिख दिएगा, लास्ट में कितना 99 का मान ज्ञात करो या योग ज्ञात करो, ये पूछ लेगा। और अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में बोलेगा तो इस तरह से बोलेगा, 1 से लेकर 100 तक की रेंज दे दी है और कहा इनमें विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो चाहे तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि प्रथम संख्या, देखो सदाबहार सूत्र तो ये क्या था, प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या। अब अंतिम 100 मत लेना, क्योंकि यहाँ पर अंतिम संख्या विषम के लिए विषम होनी चाहिए, सम के लिए सम होनी चाहिए, प्राकृत के लिए प्राकृत होनी चाहिए। तो यहाँ पर बटा में क्या लिखोगे, 2 इंटू कुल संख्या कितनी है 50। आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास 100 आएगा और यहाँ पर ये 50, इसे डिवाइड करोगे तो 50 इंटू 50 करोगे तो आपके पास में आया 2500। बोलो क्लियर? और अगर सूत्र के अकॉर्डिंग करोगे तो आप मुझे बता 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी विषम संख्या होंगी? तो आप कहोगे गुरुजी यहाँ से विषम संख्या आएंगी 50। तो सूत्र कहता हमारा n स्क्वायर बोले तो 50 का स्क्वायर, तो भी हमारा आंसर कितना आएगा 2500। बोलो कोई डाउट है? क्लियर है? तो आप देखो ये जो सूत्र है ना हमारा ये वाला, इसको चाहे बीच में से लगाओ, चाहे स्टार्टिंग से लगाओ, कहीं से भी लगाओ, सम में लगाओ, विषम में लगाओ, प्राकृत में लगाओ और मल्टीपल यानी गुणज में लगाओ, एक सदाबहार सूत्र है। और एग्जामिनर इन्हीं पॉइंटों से एग्जाम में प्रश्न पूछता है, तो आप इन पॉइंटों को अच्छे से पढ़ें। इनमें जितने भी हमारे प्रश्न बनेंगे मैं उनको कवर करूंगा सबको। और क्लियर है? कोई डाउट? अब देखो जो प्रश्न हमारे यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछे हैं उन प्रश्नों की मैं बात करता हूँ। किसी भाई का कोई भी प्रश्न अगर हो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, उनमें आप सेंड कर सकते हो। और चाहे कमेंट में भी कोई सवाल दे सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर अपना प्रश्न या अपनी जो भी समस्या हो बता सकते हो। लिखेगा आगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारा ये है, जो यानी कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है वो हमारा ये 1 माइनस में 2 प्लस में 3 माइनस में 4 प्लस में 5 माइनस 6 डैश 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 प्लस में 49 माइनस में 50 का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो देखो इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखो भाई मैं 2 तरीके से कराऊंगा। अब 2 तरीके तो क्या हैं कि एक तो ये पॉइंट है कि आप सम को अलग निकाल लो और विषम को अलग निकाल लो, जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से घटा देंगे, जो मान बचेगा वो बच जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ सम की, तो ये सम वाली तो वैल्यू ये निकल के आएंगी -2 -4 -6 डैश 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 माइनस के 50। बोलो आएंगी कि नहीं आएंगी? अरे बोलो। तो यहाँ पर ये -50 तक की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग है। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो आपके पास अभी पीछे पॉइंट कराया था मैंने 4 6 डैश 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 और ये आया कितना 50। बोलो कितनी संख्या आएंगी? n की वैल्यू यहाँ पर 25 होगी कि नहीं होगी? तो इसका योग कितना आ जाएगा n+1 यानी कि 25 × 26 बोले तो 650, यानी कि 650 में किसकी वैल्यू आएगी? माइनस की। और विषम वाली जो संख्या हमारी वो कितनी है, यानी कि योग कितना है 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस डैश 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 कितना आएगा 49। अब बता यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी आएगी? 25 ही तो होगी। 50 में आधी सम और आधी भी सम होती है। यहाँ पर आप इसको हल करते हो तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। अब मुझे बताओ कि इसमें जो आपका पॉजिटिव मान है वो तो कितना है? 625। नेगेटिव वैल्यू कितनी है? 650। तो
तो मुझे बताओ किसका मान बचेगा, माइनस का। तो आंसर कितना है आपके, माइनस के 25। बोलो क्लियर है, कोई डाउट। अब देखो ये तो एक अपनी डिटेल हो गई पूरी कि गुरुजी इसमें आधी सम निकाल ली, आधी भी सम निकाल ली, तो ये तो एक डिटेल बता दी मैंने। अगर मैं आपको एक डायरेक्ट पॉइंट बताऊं मेरे भाई ऐसे प्रश्नों को, तो यहां पर देखो आप क्या करोगे, मुझे एक बात बताओ, यहां से अगर मैं इस पेयर की बात करूं या जोड़े की बात करूं, एक पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है, तो कितना बचा होगा, माइनस का 1 आया। आप मुझे फिर बताओ इस पेयर में क्या है, वही माइनस का 1 फिर आया होगा। इस पेयर की अगर मैं बात करूं तो इसमें 1 माइनस का फिर आया होगा। ऐसे ही पॉजिटिव तो आपका 49, नेगेटिव 50 है तो 1 यहाँ फिर आया होगा। मुझे एक बात ये बताओ कि यार 50 तक में ऐसे यानी कि दो संख्याओं का एक पेयर बन रहा है, दो संख्याओं का एक पेयर बन रहा है, तो 50 तक की संख्याओं में कितने पेयर बनेंगे। तो आप कहोगे गुरुजी इसमें 25 जोड़े बनेंगे, तो मेरे भाई 25 जोड़े, एक जोड़ा हमें 1 माइनस का देता है, तो 25 जोड़े कितने देंगे, माइनस के 25। तो इस सवाल का हमारा जो डायरेक्ट आंसर है वो कितना आएगा, माइनस का 25। क्लियर, कोई डाउट, बोलो, उतार लें। अच्छे से नोट्स बनाते जाएं, प्रॉपर वे में नोट्स लिखें, बाकायदा पूरी डिटेल यानी क्रमवार, यानी कि सारे चैप्टर कराऊंगा और क्रमवार ही नोट्स बनाऊंगा। एज ए क्लास की तरह ही पढ़ा रहा हूँ, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं ऐसे ही यहाँ पर, और कमेंट लिखेगा तो आपका वहाँ पर प्रश्नों के जवाब भी मिलेंगे। अब हमारा अगला एक सवाल, एक दो सवाल और है, उनको भी मैं लिखवाता हूँ और एग्ज़ाम के सवाल में, और फिर बाद में आपको कल लिखवाऊंगा, यानी कि आने वाली जो भी हमारी क्लास होगी उसमें करा दूंगा उसको। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये और बनता हमारा, कोई बच्चा, अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये चल जाए गुरुजी इस तरह का सवाल है, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस डैश 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 डैश, यहाँ पर लिखा उसने, यहाँ लिखा 49 प्लस में 50 प्लस में 49 और प्लस डैश 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 4 प्लस में यहाँ 3 लिख दिया, 2 प्लस में 1 का मान क्या होगा। अब ये सवाल आ गया हमारा। अब चाहे ये 50 तक पहुँचाया है, चाहे ये 25 तक रहता, चाहे ये 100 तक होता, कहीं तक भी होता, तो इसका हमारा योग क्या होगा या मान क्या होगा, ये पूछ लिया हमसे। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि मेरे भाई इस सवाल को भी हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया। जब हम इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं तो एक तो मान बनेगा हमारा 1 से लेकर 50 तक का प्राकृत संख्याओं का योग आ जाएगा। अब जो भी योग आएगा वो आ जाएगा आपका। एक हमारा यहाँ से आता है कि 1 से लेकर कहाँ तक, 49 तक का योग निकाल लो, और इन दोनों योगों को ऐड कर दें तो इसका टोटल योग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो एक बार तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। तो 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, तो प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र था हमारा जो फर्स्ट था n प्लस 1/2। तो यहाँ पर करोगे 50 और 51/2, तो यानी कि 25, और 25 गुणा 50 करोगे तो आपके पास 25 और 25 सत्ता 25 पंजी 125 और 2 127, यानी कि आपका यहाँ पर तो वैल्यू आई कितनी, 1275। यहाँ पर भी अगर हम 50 तक लेते तो 1275, 50 हटा दिए तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 1225। इन दोनों को आपने ऐड कर दिया तो इनका जो टोटल मान आया वो कितना आया है, बताइए कितना, यानी कि 25 इसको दे दिया 1300 और ये आया 1200 और 1325। तो इस सवाल का जो हमारा आंसर हुआ वो तो हुआ कितना, 2500। अब मेरे भाई एक बात आपसे मैं ये पूछता हूँ, जो ये हमने सवाल करा ये तो हमने इसकी कंप्लीट डिटेल बता दी कि भाई आधा इधर से जोड़ दिया, आधा इधर से जोड़ दिया। अगर मैं आपको बताऊँ ऐसे सवालों में क्या करा करो, अगर प्रश्न की शुरुआत 1 से हो, मैं नोट लिखवाऊंगा इसका, अगर प्रश्न की शुरुआत 1 से हो और वह मैक्सिमम मान तक, जो भी उसकी इच्छा जहाँ तक वो रखना चाहता वहाँ मैक्सिमम मान तक जाए और वापस उसी क्रम में घटकर 1 पर समाप्त हो, तो ऐसे सवालों में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है या मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि वर्ग कर दो। जो उसका वर्ग आएगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर।
तो यानी कि आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 50। तो आप 50 का जब वर्ग करते हो तो मेरे भाई इसका कितना आएगा, 2500 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2500। ऐसे कितने ही सवाल आ जाएं, आपको इन पॉइंटों को ध्यान रखना है। मैं आपको हर एक पॉइंट को कंपटीशन की दृष्टि से उनका देखो, जो भी इसका यानी कि जो भी यहाँ पर कंप्लीट पॉइंट होगा वो मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा आपको। क्लियर। तो आप इसका चाहे आप एक नोट भी बना सकते हो कि नोट क्या बनेगा कि उपरोक्त प्रकार के सवालों में यदि मान 1 से प्रारंभ होकर मैक्सिमम मान या अधिकतम मान तक जाए और फिर उसी क्रम में घटकर 1 पर समाप्त हो जाए तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ही हमारा उत्तर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ही हमारा उत्तर होगा। क्लियर। अब एक दो सवाल और बच्चे के दिमाग में क्या क्या चल सकते हैं। मान लो कि यही प्रश्न हमने फिर लिया यहाँ पर 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस डैश 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 प्लस में 49 प्लस में 50 माइनस 49 डैश 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 माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस 1 का मान क्या होगा। अब मेरे भाई ऐसे सवाल तो आपने रट लिया, सवाल रटना मत, इनको थोड़ा सा ध्यान भी रखें। अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए तो ये मत कर देना कि 50 का स्क्वायर यहीं पर गलत हो जाएगा आपका। कभी आप 50 का वर्ग कर दो, क्योंकि यहाँ पर जब होता है, जब ये वैल्यू भी क्या चिन्ह क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पर इन सवालों को आप कैसे हल करोगे, ये तो बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 49 तक ये पॉजिटिव वैल्यू है, इधर से अगर देखो तो ये नेगेटिव वैल्यू, तो सीधा इसका आंसर बोलो कितना आया है, 50। आपको निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप निकालते तो कैसे निकालते हैं। देखो अभी पीछे हमने निकाला था तो इसकी जो 50 तक वैल्यू आई 1275 आई थी, और उधर की वैल्यू 49 तक की 1225 आई थी। 1225 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो बोलो कितना मान बचेगा। 1275 में से जब 1225 घटाओगे तो 50 ही आएगा। लेकिन आप हमेशा स्मार्ट वर्क करें ताकि हमें एसएससी, रेलवे, बैंक, जहाँ पर भी आप बैठो वहाँ पर कोई टाइम का इशू ना रहना चाहिए। बोलो क्लियर है, कोई डाउट? तो हमारे 3 पॉइंट हो गए। पहला प्राकर संख्या, दूसरा सम संख्या, तीसरा विषम संख्याएं। और इसके साथ साथ मैं आपको और भी कुछ पॉइंट है बीच बीच में लिखवाता चलूँगा। देखो जब भी मैं कोई यानी कि चैप्टर से हटके बात करूं तो उनके लिए आप क्या करा करो कि साइड में ऐसे लाइन खींचा करो और बॉक्स में कोई नोट, जैसे मैं नोट लिखवाता हूं, कुछ भी लिखवाता हूं, तो आप उनको साइड में लिख सकते हो। क्लियर। अब देखो यहां पर संख्याओं पर आधारित, हालांकि मैं उन सवालों को बाद में भी कराऊंगा, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं 2019, 20, 18, 17 जितने भी पेपरों में सवाल पूछे गए हैं उन सभी को लिखाऊंगा। फिर भी मैं आपको बीच में बता देता हूं कि हमारे 2019 सीजीएल के पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। देखो उसने प्रश्न के बारे में क्या चर्चा करी थी। प्रश्न ये था 1 से 97 तक गिनती लिखने के लिए 7 कितनी बार लिखा जाएगा, 7 कितनी बार लिखा जाएगा, ये पूछा था उसने। ऑप्शन दिए थे 18, बी में 19, सी में 20 और डी में 21। अब देखो भाई एक बात बता देता हूं मैं आपको। अब कोई बच्चा इसको ऐसे लिखने बैठे कि 7 लिखा, फिर 17 लिखा, 27 लिखा, ऐसे तो हर एक बच्चा निकाल लेगा। अब हर एक बच्चा ऐसे निकाल तो लेगा, लेकिन इसमें तो टाइम लग जाएगा। एसएससी चाहता ये है कि टाइम ना लगे, ऐसे सवाल मुँह जवानी होने चाहिए। तो आपको मैं एक डिटेल बता देता हूँ। इस सवाल का जो हमारा आंसर है वो तो आ जाएगा 20, यानी कि ये हमारा यहाँ पर आंसर क्या है, 20। अब ऐसा आपके पास में ये पॉइंट याद होना चाहिए तब है, क्योंकि अगर मैं इसको लिखता हूँ ना तो करीब 20 पॉइंट अगर मैं लिखूँगा
तो 20 सेकंड तो मेरे लिखने में चले जाएंगे, फिर उनको गिनूंगा और कहीं पर कोई छूट गया तो दिक्कत, तो ये 1 मिनट खराब हो जाएगा आपका। इसलिए आपसे मैं क्या चाहता हूं कि अगर स्मार्ट वर्क चाहते हो तो पहले स्मार्ट वर्क की जो कंडीशन है उनको अप्लाई करो। कंडीशन क्या है कि जैसे मैंने रीजनिंग में वर्ग घन की कंडीशन बताई, आगे मैं 888 बताऊंगा आपको, वो चीज़ें होंगी जहां पर जो आपके एडवांस मैथ यानी सेकंड मैथ में भी बहुत सारी जगह काम आएंगी। और नंबर सिस्टम समाप्त होने के बाद में मैं आपको यानी कि एक लेक्चर, जैसे मान लो कि एक साइड से तो मैं आपको फर्स्ट मैथ पढ़ाता रहूँगा और दूसरी साइड से मैं आपको बीच बीच में एडवांस मैथ के यानी कि सेकंड मैथ के भी टॉपिक लेकर चलूँगा। क्लियर है? कुछ बच्चों की डिमांड है कि गुरुजी सेकंड मैथ भी साथ में पढ़ाइएगा, क्योंकि रहती है बच्चों की ये डिमांड, तो मैं दोनों साथ में पैरेलल लेके चलूँगा, सेकंड भी और फर्स्ट भी, और सारे पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कराऊंगा। आपको कोई कहीं पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट है हमारा, यानी कि नोट डाल के लिख लेना। अब जैसे बीच में अगर मैं नोट लिखवाता हूँ उन पॉइंटों को आप ध्यान से समझें। नोट ये है, इसका आंसर मैंने बता ही दिया। देखो अगर मैं 1 से 100 तक की बात करूं, क्योंकि 1000 तक की तो मैं भी नहीं कर रहा, क्योंकि हमें ही नहीं पता उसका। 1 से 100 तक का ही हमसे एग्जामिनर पूछता है, फालतू की चीज़ें एग्जामिनर नहीं पूछता है। यहाँ पर देखो 1 से 100 तक अगर 0 की बात करें तो 0 हमारे आएंगे 11 बार। कितनी बार आएंगे भाई? 11 बार। अब ये डायरेक्ट याद रहने चाहिए आपके। और अगर हम 1 की बात करें तो 1 आएगा हमारे यहाँ पर 21 बार। बाकी जितने भी हमारे अंक बच गए, बाकी 2 से लेकर कहाँ तक है? 9 तक के, जिनमें आपका 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5, 6, 7 जो भी, ये जितने भी अंक हैं वो आएंगे आपके कितने बार? 20 बार। अब ये पॉइंट आपके याद रहना चाहिए। अगर आपके ये पॉइंट याद है तो जो हमारा सीजीएल का प्रश्न था मात्र 2 सेकंड क्या टिक लगेगा तुरंत आपका। ऐसे सवालों में ही हम टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो लेंथी भी होंगे, उनमें टाइम लगेगा भी, और बहुत सारे सवाल बिल्कुल इजी हैं, इनमें टाइम अगर आपने बिगाड़ दिया तो फिर अपना पूरा प्रश्न या पूरा जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, हम रह जाते हैं, हमारे प्रश्न छूट जाते हैं। इसलिए आप इन चीज़ों को धीरे धीरे याद करते जाइएगा। क्लियर? लिखें आगे। अब एसएससी 2017 में एक सवाल और पूछा हमसे। 2017 में एक सवाल ये पूछा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का, नहीं, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? ऑप्शन भी दिए थे। ऑप्शन है उसके ए में 4, बी में 6, सी में 5 और डी में 0। सी में 5 और डी में 0। तो ये पूछा है। इंग्लिश में अगर बात करो तो इसकी इंग्लिश है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स, यानी कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई अंक क्या होगा? देखो भाई, अगर हम बात करें इस सवाल की तो हम यहाँ से पूर्ण संख्या, अब कोई बच्चा ये चाहे कि गुरुजी 1 से लेकर 11 तक का योग पूछ कर ले, हम नहीं। देखो 101 से लेकर 111 तक हमारी प्रथम 111 संख्या नहीं हुई है। ये तो आपकी कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं आपकी कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पूर्ण संख्या स्टार्ट होती हैं 0 से। तो 0 से अगर हम बात करें तो आपकी ये समाप्त कहाँ पे हो जाएंगी? 110 पर। क्योंकि ये चीज़ें बहुत एग्जाम में यानी पूछे गई हैं, कई पेपरों में पूछा गया है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा। बहुत से बच्चे 1 से लेकर 10 तक निकालते हैं, वहीं गलत हो जाता है। या कोई बच्चे पूर्ण संख्या 10 तक पहुंचा देते, 10 तक नहीं, ये 11 तक हो चुकी है, 11 संख्या हो चुकी है भाई। तो आपको यहाँ पर है, कोई बच्चा ऐसा ना करे कभी 0 से लेकर 111 तक पहुँचाते, गुरुजी 111 तक तो ही नहीं, ये 112 संख्या हो चुकी हैं, क्योंकि इसमें 0 भी काउंट करनी होगी। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा वो देखो कितनी संख्या हो गई? 110 तक में 111 संख्याएं पूर्ण।
तो आप बताओ मुझे, अगर हम बात करें चाहे तो आप ये लिख लो प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटा में 2 इंटू कुल संख्या, और चाहे आप ये करोगे n प्लस में 1 बटा में 2, तो यहाँ पर बोलो कितना आएगा आपका 5, और 5 गुणा जब 1 करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा 5। तो हमारा इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या आएगा 5 आएगा। पूरे मान निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमसे पूछा ही क्या है, यूनिट डिजिट पूछा है, इकाई अंक, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5। ये एसएससी 2017 में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, स्मार्ट वर्क करते जाइएगा तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो क्लियर। एक सवाल हमारा ये आया मेंस 2017 में, यहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा है 1 प्लस में 1 1 प्लस में 1 1 प्लस 1 1 1, और ये है प्लस में 9 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 3 6 2 8 1 9 9। मैं अंकों का योग क्या होगा, मैं अंकों का योग क्या होगा, योग क्या होगा ये पूछा है, मैं अंकों का योग क्या होगा। अब ये एसएससी मेंस 2017 में पूछा है भाई। अब आप क्या करोगे, बहुत से बच्चे तो ये करेंगे गुरुजी इनको ऐसे जोड़े, एक जोड़ा फिर यहाँ 11 फिर इस तरह से फिर इस तरह से, नहीं, इनमें लगेगा फिर टाइम। आपको एक बात बता देता हूँ, आपको यहाँ पर क्या करना है, अंकों का योग निकालना है। आप देखो इसके अंकों का योग कितना है 1, इसके अंकों का योग कितना है 2, इसके अंकों का योग कितना है 3, इसके कितना है 4, तो लास्ट में कितना है 9। तो इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बना कि नहीं बनाइए। तो मेरे भाई 1 से लेकर 9 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालोगे तो n प्लस में 1 और बटा में कितना करोगे 2, तो यहाँ पर बोलो कितना आएगा इनके अंकों का योग 45। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे भी हल करके देखते हो ना, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या आएगा 11 आया, यहाँ पर 1 1 1 आया, इस तरह से आप करोगे तो आप मुझे बताओ, इसमें पहली बात तो आपको ये लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और फिर यहाँ पर इनका योग करोगे, देखो पहला कौन लास्ट में कौन सा आएगा 9, फिर कौन सा आएगा 8, फिर कौन सा आएगा 7, फिर 6, इस तरह से आएंगे, और जब आप इनका योग करोगे तो वही वैल्यू बनेगी कि नहीं बनेगी आपकी। तो इस सवाल का जो आंसर होगा हमारा क्या होगा 45 होगा। बोलो क्लियर है, कोई डाउट। तो ये बात थी हमारी, यहाँ पर n लगातार प्राकृत संख्याओं के सम हो गया, विषम संख्याओं का योग हो गया, उसके बाद में सम संख्या के बाद में विषम हो गया, प्राकृत हो गया। तो यहाँ तक कि हमारी चर्चा हो चुकी है। अब आगे और बात कर लेते हैं इसमें। देखो भाई, कल नहीं, इससे अगली एक बार और हम परिमेय अपरिमेय संख्या और पढ़ा दें, फिर उसके बाद में आपको मैं जितने भी हमारे 19 तक के पेपरों में प्रश्न आए हैं उन सभी को हल कराऊंगा। अब आप अगली हेडिंग डाल दें, चौथा पॉइंट हमारा n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे भाई देखो, यहाँ पर हमारा जो सूत्र काम में आता है वो ये है n प्लस में 1 2n प्लस 1 बटा में 6। जहाँ भी वर्ग यानी कि जहाँ भी आपको वर्गों का योग आता है वहाँ पर बटे में 6 आएगा। जहाँ n बराबर में अंतिम संख्या या अंतिम पद, अंतिम संख्या।
देखो ये कई बार यहाँ पर क्या है, सूत्र पूछ लेता है, कई बार औसत पूछ लेता है इन चीज़ों में, तो आपको ये सूत्र बहुत ज़रूरी हैं। जो हमारे सवाल बनेगा ना, वो तो वहाँ से अपने जो 3 स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ा है मैंने, सम का, विषम का और प्राकृत संख्या को, वहीं से प्रश्न बनेंगे अच्छे। बाकी यहाँ से आपसे सूत्र पूछ लेता है, कभी कभार सवाल आपको डायरेक्ट दे देता है और एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न भी बना लेता है। तो यहाँ से देखो, अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन दे दिया 1 से 20 तक, 1 से 20 तक लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो यहाँ पर बोलो क्या आएगा, n की वैल्यू कितनी रखोगे तुम? 20। तो 20 गुणा में 21, और यहाँ रखोगे 20 दूनी कितने आ जाएंगे? 40, और ये कितने हो गए? 41, और बटा में कितना आएगा? 6। यानी कि इस 20 को आप यहाँ रखोगे तो 20 आ जाएगा, 20 + 1 करोगे तो 21 आ जाएगा, और 20 दूनी 40 + 1 तो 41 आएंगे। इसको हल करो, आप 2 से काटोगे तो यहाँ 3 आएगा, ये 10 आएगा, यहाँ 3 से काटोगे तो 7 आएगा, और 7 गुणा में 41, 7 और 7 चौक 28, 1 0 पीछे लगा दी तो आंसर हुआ हमारा 2870। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? अब यहाँ से देखो, कोई बच्चे के दिमाग में आ रहा है, कोई गुरुजी बीच में से पूछते, देखो बीच में से इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है और इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, इसलिए बीच में से कभी यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही नहीं। यहाँ से तो स्टार्टिंग अगर पूछना चाहेगा तो स्टार्टिंग से पूछेगा, अन्यथा आपसे यहाँ से वो प्रश्न नहीं पूछता है। ठीक, ये हुआ हमारा क्या, n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। आगे प्रश्न यानी कि अगला पॉइंट जो हमारा है वो ये है, n लगातार 4 पॉइंट हो गया, हमारे 5वां पॉइंट चल रहा है। n लगातार यानी अभाज्य से अलग हमारे 4 पॉइंट हो चुके हैं, 5वां पॉइंट है n लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। n लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखो इसका जो सूत्र हमारा वो ये है, योग बराबर में n प्लस में 1 n प्लस में 2 बटा में 6। देखो प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग में और सम या विषम संख्याओं के वर्गों के योग में थोड़ा सा फर्क है। इस यहाँ पर हमारे पिछले सूत्र में था 2n + 1, इस 2 को पीछे भगा दो, इस 1 को आगे भगा दो, तो आपके पास में बन जाएगा सूत्र क्या, n प्लस में 2। जहां सम के लिए अंतिम समपद होना चाहिए। सम के लिए देखो वहां पर केवल सम और विषम में आधा आधा कर रहे थे, बाकी में कहीं पर भी आधा आधा नहीं, अंतिम पद ही लेंगे। सम के लिए अंतिम समपद और विषम के लिए अंतिम विषम पद। सम के लिए अंतिम समपद और विषम के लिए अंतिम विषम पद। जैसा क्वेश्चन बना देते हैं यहां पर, 1 से 50 तक लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? के वर्गों का योग क्या होगा? तो बताओ आप यहां पर अंतिम सम संख्या क्या लोगे? 50 इंटू कितना करोगे? 51 इंटू कितना करोगे? 52 बटा में कितना है? 6। यही करोगे ना। अब आप इसको हल करोगे तो मेरे भाई मुझे बताओ कितना आएगा। यहाँ पर इसे काटो 3 से तो 17 आया, और यहाँ से काटोगे 2 तो ये कितना आएगा? 26। 26 गुणा में आप क्या करोगे? 50 तो कितना आएगा? 1300, और 13 गुणा में क्या कर लो? 17, तो 17 दहाई का 170, 17 × 51, 221, यानी कि आपके पास में वैल्यू आ गई है 22,100। ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा।
बोलो क्लियर है, कोई डाउट? अब अगर मान लो कि यहीं पर विषम का पूछ लेता तो विषम आप क्या लेते? अंतिम में 49 लेते। एक सवाल हम विषम का भी करवा देते हैं इसमें। विषम का हमारा जो पॉइंट है वो है ये, क्वेश्चन बना दिए इस तरह से, 1 से यही सवाल लेते 1 से 50 तक लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? वर्गों का योग क्या होगा? अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर विषम संख्याओं के वर्गों का योग लोगे तो अंतिम संख्या क्या है? 49। फिर आगे क्या है? n+1 49 × 50 × 51। यही करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। तो और बटा में कितना आएगा? 6 आएगा। बोलो भाई। आप इसको हल करोगे तो आपके पास में यहाँ से काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? 17 बार। बचा कितना है? 2। यहाँ से कितना आएगा? 25। अब 25 इंटू कितना करोगे आप? 17 कर लो। 25 × 17 करते हो तो आपके पास में कितनी वैल्यू आएगी? 25 गुणा में 10 करो तो 2.5 से 25 सत्ता 175 है, यानी कि आपके पास में वैल्यू आ गई यहाँ पर 425 तो यही। और 425 इंटू आप कितना करोगे? 49। 425 इंटू 49 तो अपने पास में वैल्यू जो आएगी वो आएगी 20,825। 20,825। क्लियर? तो ये हुआ हमारा n लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग। एक अंतिम पॉइंट और बचता है इसका, फिर मैं कल आपको इसके सारे सवाल करवाऊंगा जितने भी हमारे इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। अभी हमारे ये सूत्र हो गए, यानी एक तरह के नोट्स बनते चले गए हैं। और अब मैं कल एग्जाम के सवाल, एक पॉइंट लास्ट, n लगातार प्राकृत संख्याओं, n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, n घनों का योग यानी क्यूब का योग करें तो उनका योग का सूत्र है वो योग बराबर क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का जो सूत्र था, योग का सूत्र था वो ये था, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये बन जाता है n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, जहां n बराबर में अंतिम संख्या या अंतिम पद, अंतिम संख्या। देखो ये सूत्र याद होने चाहिए आपको। लास्ट के जो मैंने 3 पॉइंट याद कर यानी कि लिखवाए हैं, ये सूत्रों का ही बड़ा महत्व है। बाकी यहाँ से सवाल बहुत कम बनते हैं, फिर भी हमें हर पॉइंट को ध्यान रखना है। हमें ऐसा नहीं है कोई पॉइंट छोड़ के चलने हैं। तो यहाँ पर आपने ये लिख लिया होगा। अब एक सवाल इस पर आधारित लिख लेते हैं। 1 से 20 तक लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? घनों का योग होगा, ये हमारा प्रश्न है। तो 1 से 20 तक है तो n की वैल्यू क्या रखोगे? 20। 20 गुणा में कितना? 21 बटा में कितना है? 2। और इसका क्या करोगे? स्क्वायर। तो आप यहाँ से हल करो, कितना है? 10। 10 गुणा में 21 करोगे तो 210, और 210 का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर याद बताओ कितना होता है? 441। और वर्ग में एक जीरो की डबल जीरो बनती है, तो इसका आंसर हो गया हमारा 44,100। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर हमारे ये 6 पॉइंट हो चुके हैं। पहला पॉइंट क्या था? अभाज्य को छोड़कर पहला पॉइंट क्या था? प्राकृत संख्याओं का योग। दूसरा सम संख्याओं का योग। तीसरा विषम का योग। चौथा आपका क्या था यहाँ पर? यानी कि चौथा पॉइंट था हमारा इनका प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। पांचवा पॉइंट था सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। और छठा पॉइंट क्या था हमारा? प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। एक बार मैं इनको रिवाइज करा देता हूं। पहला पॉइंट था हमारा n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, तो सूत्र था n+1/2। दूसरा पॉइंट था हमारा सम संख्याओं का, ये नेचुरल नंबर का था।
सम संख्याओं का योग तो मैंने कहा ऊपर वाला पॉइंट याद रख लो, n+1 रहा। और तीसरा पॉइंट ऑड नंबर का योग क्या था, n² था। उसके बाद में n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या था, n+1, 2n+1/6। ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट था आपका सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो सूत्र जैसा ये है सेम ऐसा ही है, n+1 n+2/6। और लास्ट हमारा जो पॉइंट था वो था प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो सूत्र क्या था, n+1/2⁴। ये हमारे पॉइंट थे। ये 6 पॉइंट मैंने सूत्र पर आधारित हमारे लिखवा दिए। क्लियर। अब कल हम यानी कि अगली क्लास में हम इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को कराऊंगा। और उसके बाद में हमारी 2 पॉइंट और बच गए, एक रेशनल नंबर और इरेशनल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। क्लियर। तो आपको अगर ये चैनल के माध्यम से अगर अच्छी पढ़ाई हो रही है तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।